अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 300 प्लस नंबर पाना चाहते हैं और एक अच्छी सरकारी कॉलेज जहां पे फ़ीस बहुत कम लगती है, पढ़ाई सबसे अच्छी होती है, अगर आप ऐसे कॉलेज पाना चाहते हैं तो तुरंत ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि 2021 में मैंने खुद 326 मार्क्स प्राप्त किए थे। बट स्ट्रेटजी क्या थी, उसी के आधार पर आपकी क्लासें यहाँ पर चलाई जा रही हैं। अगर आप चाहते हैं उस वीडियो को देखना कि मैंने आखिर कैसे प्राप्त किया था, तो नीचे लिंक दिया गया, जाके देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश। जी हाँ, बिल्कुल मौर्य वंश से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं, लगभग मैंने जितने भी मतलब संभावना होती है कि एग्ज़ाम में आएंगे, 150 प्रश्न मैंने तैयार किया है। और उसमें से आपको पता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका 2 प्रश्न फिक्स रहता है मौर्य वंश से, यानी 2 प्रश्न का मतलब है 4 नंबर। तो 4 नंबर बहुत बढ़िया अहमियत रखती है। तो 5 से 10 मिनट में हम लोग वो सभी क्लास ख़त्म करेंगे और आप फिर से रिपीट करके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो यारियों, हम शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 14 से। इसके पहले के 13 प्रश्न जो कि कई बार आ चुके हैं एग्जाम में और भी एग्जाम में आ चुके हैं, उसे मैं आपको लास्ट में बात करूंगा। देखिए यहाँ पे, सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां वृहद शिलालेख। जी हाँ मेरे मित्र, चलिए आगे चलते हैं कि शिलालेखों में किस राजा को देवानामपिया यानी पियदस्सी यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है? याद रखिए कि शिलालेखों में किस राजा को देवानामपिया या फिर पियदस्सी यानी देवताओं का प्रिय कहा गया है? तो सम्राट अशोक को कहा गया है। आगे देखिए कि मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इस बात को आप याद रख लेंगे। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी पर्ण था। ठीक है, आगे देखिए, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो उसका उत्तर है सम्राट अशोक। जी हाँ बिल्कुल। आगे चलिए, कितने सहिष्णुता, करुणा और उदारता की त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? सहिष्णुता, करुणा और उदारता के त्रिविध आधार पर तो सम्राट अशोक थे। आगे देखिए कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो बिल्कुल, जब कलिंग विजय हुआ उनका मन द्रवित हुआ और वो जो है बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया। आगे देखिए कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप सभी को पता है कि चाणक्य, उनके गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। मौर्य वंश की स्थापना कब की गई? तो मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व। याद रखिए मेरे मित्र, इन 150 प्रश्न से बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है। आपका 4 नंबर आज की क्लास से कंप्लीट होने वाले हैं। आगे देखिए कि कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। याद रखिए, जिसका नाम कौटिल्य है उसी का नाम चाणक्य है, उसी का नाम विष्णुगुप्त भी है। इस बात को याद रखिए। आगे देखिए, कौटिल्य का पूरा नाम क्या था? यहाँ पे आ गया, तो उनका पूरा नाम विष्णुगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम, तो वो कौटिल्य थे, यानी चाणक्य थे, यानी विष्णुगुप्त थे। ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। ठीक है, आगे देखिए कि, और हाँ यहाँ पे इसको दिखा दें। हाँ, ये भी देखिए कि कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में किस पद पर था? तो वो प्रधानमंत्री पद पर था। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले व्यक्ति का नाम तो कौटिल्य था, यानी चाणक्य था। बिल्कुल, इसने बहुत मदद की थी उनकी। आगे देखिए, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वो जो है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। किसका? कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या कर दी? तो आप जानते हैं सम्राट अशोक ने। सुसीन नाम था उनके बड़े भाई का। सम्राट अशोक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली पत्नी का नाम क्या था? तो कारुवाकी। ये प्रश्न पूछा गया है कि सम्राट अशोक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली पत्नी का नाम कारुवाकी था। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अशोक ने सभी शिलालेखों में रुपये 1 में किस प्राकृत का उपयोग किया था?
तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने किस प्राकृत का उपयोग किया था? तो मागधी का। आगे देखिए कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को कहाँ भेजा था? तो किसने भेजा था? उनके पिता बिंदुसार ने भेजा था, तक्षशिला में भेजा था सम्राट अशोक को। किस लिए? विद्रोहियों को कुचलने के लिए, यानी विद्रोहों को। आगे देखिए किस सम्राट का नाम दैवान प्रियदर्शी था? तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो सम्राट अशोक का नाम जो था दैवान प्रियदर्शी था। आगे देखिए सम्राट अशोक ने किस युद्ध में नरसंहार के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो आपका जवाब यहाँ पे सबको पता होगा कि कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, ऐसे ही बहुत आसान से प्रश्न यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। आगे देखिए प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पढ़ जो था वो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था। आगे देखिए कि सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। बिल्कुल, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त हैं, यानी आपके चाणक्य हैं, और उनके समकालीन तो चंद्रगुप्त ही थे। ठीक, आगे देखिए कि मतलब ऐसे घुमा के पूछेगा तो आपको बिल्कुल घूमना नहीं है, समझ के उत्तर देना है। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन सा था? तो तक्षशिला, सबको पता है। आगे देखिए मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो जो मेगास्थनीज आए थे वो यूनानी शासक सेल्यूकस के राजदूत थे। आगे चलिए मेगास्थनीज जब भारत आया तब मौर्य साम्राज्य के शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य उसमें शासक थे। आगे देखिए कि यूनानी शासक सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में किसे चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेजा था? तो यूनानी शासक ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आगे देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। बहुत आसान सा प्रश्न था। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? तो जो विशाखदत्तम है उस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन किया गया है। मुद्रा राक्षस नामक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को किसने लिखा है या फिर लेखक का नाम क्या है? तो विशाखदत्त। देखिए अगर आप इस सभी वीडियो को पूरा देखेंगे तो अगर आपको याद भी नहीं रहेगा, बट एग्जाम में जब आप उत्तरों को देखेंगे तो आराम से आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो 1 से 2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका 4 नंबर आज जो है कंप्लीट होने वाले हैं। आगे देखिए कि किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है? तो बिल्कुल इंडिका में, जो इंडिका है उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। यह हमारे भी एग्ज़ाम में आया था जब 2021 में मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम था। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो कुणाल नाम के मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में समाज को कितने वर्गों में बांटा था? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में समाज को 5 वर्गों में बांटा था। बहुत लोग 4 पे क्लिक करके चले आते जो कि बिल्कुल गलत है, 5 वर्गों में बांटा था। आगे देखिए कि हाँ, इसके बाद ये प्लेलिस्ट ओपन कर, ये देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो आपको बता दें कि राजनीति नीतियाँ उसमें दी गई हैं। ठीक है, आगे देखिए किस मौर्य शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस वस्तु से बना था? तो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है लकड़ी से बना था। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो जो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है उससे यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। आगे देखिए कि सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो सबसे पहले जो अखंड भारत की बात थी, भारतीय साम्राज्य की बात थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका स्टार्ट किया था। इस बात को याद रखिएगा। किस स्तंभ में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया? तो भाम्रू स्तंभ, उस स्तंभ का नाम भाम्रू है जिसमें सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो कालसी में। याद रखिए उत्तराखंड के कालसी में अशोक का शिलालेख स्थित है। आगे चलिए, ये सब नॉर्मल से प्रश्न है, एक बार आपको देखना है बस। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। याद रखिए जेम्स प्रिंसेप।
कलिंग युद्ध विजय और क्षत्रियों का वर्णन जो है किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है। मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक सीधा जनता के संपर्क में रहता था? तो बिल्कुल जो सम्राट अशोक थे उनसे कोई भी आके मिल सकता था, ये बड़ी अच्छी बात थी। आगे देखिए, इसलिए उन्हें अशोका द ग्रेट कहा जाता है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस में किया गया है। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो मास्की, बिल्कुल जो मास्की राज्यादेश है उसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। याद रखिए, श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने करी थी। आगे देखिए, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी अर्थशास्त्र, जो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था उसमें आर्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो शूद्रों के लिए किया गया है। आगे देखिए, मेगास्थनीज ने पोलीब्रोथा किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो मेगास्थनीज ने जो पोलीब्रेथा है वो पाटलिपुत्र के लिए प्रयोग किया है। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो एग्रोनोमाई नाम से। क्या? एग्रोनोमाई नाम से जो सड़क निर्माण अधिकारी रहते थे उनको। आगे देखिए कि अशोक के बारे में जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हैं? तो वो अशोक के शिलालेख, बिल्कुल अशोक के शिलालेख ही हैं जो उनके बारे में सही प्रमाण देते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखना ही नहीं जानते। राजा बिंदुसार की मृत्यु के समय सम्राट अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? जब राजा बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय सम्राट अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। आगे देखिए, किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार हेतु अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका भेजा था? कि तो उत्तर सम्राट अशोक ने। नॉर्मल सी बात है। आगे देखिए, कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित है? तो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है वो 15 भागों में विभाजित है। अशोक का शिलालेख जो अशोक का अभिलेख है वो भारत के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो वो अफगानिस्तान में भी है। किस स्थान से सम्राट अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार एक ऐसा स्थान है, वहाँ से सम्राट अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था। और किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो आषाढ़ मास से। बिल्कुल आषाढ़ मास से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है। परिशिष्ट वर्ष नामक ग्रंथ में किस मौर्य शासक के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो एक प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी आपको पता होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं मेरे भाई। चंद्रगुप्त मौर्य का जो संघर्ष है वो किस यूनानी शासक के साथ हुआ? तो आपको पता है सेल्यूकस के साथ हुआ। ठीक है, आगे देखिए, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस में हुआ था। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉट्स का नाम दिया। ये भी पूछ सकता है कि सेंड्रोकॉट्स नाम चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दिया? तो एरियन ने दिया। तो दो प्रश्न यहाँ से मिल जाते हैं। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का मौर्य साम्राज्य से संबंधित पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर में। याद रखिए इस प्रश्न को। आगे देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ था? तो 297 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 297 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। सम्राट अशोक के समकालीन तुरमय कहाँ के राजा थे? तो वो उस समय जो तुरमय थे वो मिस्र के राजा थे जो कि सम्राट अशोक के समकालीन थे। आगे देखिए कि कहाँ से सम्राट अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कंधार से। बिल्कुल जो कंधार है वहाँ से सम्राट अशोक के द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे दैवीय कोप के समय राज्य द्वारा किए गए राहत कार्यों का विवरण मिलता है। ऐसे अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए मेरे भाई? तो ऐसे अभिलेख
जो महास्थान और सौगौरा है वहाँ से मिलते हैं। आगे देखिए कि मौर्यकालीन सभ्यता का अच्छा और प्रसिद्ध नमूना कौन सा है, तो वो है स्तंभ। बिल्कुल सबसे अच्छा और प्रसिद्ध नमूना स्तंभ ही है। आगे देखिए कि मौर्य काल में सीता से क्या अभिप्राय है, तो जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होता था, जो सरकारी भूमियाँ होती थी उससे जो पैसा मिलता था, जो कर मिलता था, उसको मौर्य काल में सीता कहा गया है। आगे देखिए कि वृष्टि मौर्यकालीन का अर्थ क्या है, तो जो वृष्टि नाम है जब मौर्यकालीन समय था उसका अर्थ है बिगारी। वृष्टि का अर्थ बिगारी है, जो कि मौर्यकालीन में ये शब्द वृष्टि प्रयोग में लाया जाता था। सम्राट अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, तो ब्रह्मी लिपि। बिल्कुल यहाँ पे सम्राट अशोक के काल में ब्रह्मी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी। सम्राट अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो सम्राट अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्धिस्ट से बौद्ध धर्म की यहाँ पे दीक्षा ली थी। सम्राट अशोक ने किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो निग्रोध। बिल्कुल सम्राट अशोक ने निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की चली। सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के बाद निग्रोध से प्रभावित होकर कितने वर्षों बाद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो अपने कार्यकाल के चौथे वर्ष में। ठीक है मेरे मित्र, आगे देखिए कि भारी रक्तपात देखकर सम्राट अशोक ने कब युद्ध नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया था, तो आप सभी को पता है कि जब कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ और उसके जीतने के पश्चात उन्होंने युद्ध नीति को छोड़ दिया और वो सम्राट अशोक यानी अकबर नहीं अशोका द ग्रेट बन गए। आगे देखिए सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप जो है वो सम्राट अशोक ने करवाया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक किस मौर्य राजा को माना जाता है, प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश से पहले मगध पर किस राजवंश का शासन था, तो नंद वंश का। बिल्कुल मौर्य वंश से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र सर्वप्रथम किस मौर्य शासक ने जीते थे, तो जो मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र है सबसे पहले उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जीता था। आगे देखिए कि मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ किसने लिखा, तो विशाखदत्त ने लिखा। हम लोग कई प्रश्न कई बार कई तरीक़ों से पढ़ रहे हैं, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का नाम क्या था, तो राहुल। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का नाम राहुल था। आगे देखिए कि सांची किस कला और मूर्ति कला निरूपण करता है, तो बौद्ध। बिल्कुल आगे देखिए कि किस परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है, तो जैन परंपरा में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य को मूरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बताने वाले ग्रंथ का नाम मुद्रा राक्षस है। ठीक है, मुद्रा राक्षस में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो मूरा नामक नंद की दासी का अवैध पुत्र बताने वाला, मतलब कई ग्रंथ कई तरीके से बताते हैं। आगे देखिए कुछ और यहाँ मैंने नोटिस किया था। देखिए एक बौद्ध ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए मौर्या नामक खतिया नामा वंशजात कहा गया है, उस ग्रंथ का नाम क्या है, तो महावंश है। देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न जिसको आपको बस देख लेना है, रटना नहीं है। आपकी जब ऑप्शन में दिखेंगे खुद आपको याद हो जाएगा मेरे मित्र। आगे देखिए किस यूनानी लेखक ने सेलुकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि के साथ वैवाहिक संधि की भी बात की है, तो स्टैब ने की है। आगे देखिए कि एवोक्स ने डाइमेकस को राजदूत बनाकर किसके दरबार में भेजा था, तो बिंदुसार। ये सब आप बस देख लीजिए क्योंकि ये बहुत कम संभावना है आने की, बट हाँ थोड़े बहुत तो हैं, आ भी सकते हैं, इसलिए मैंने इसी प्रश्नों में समाहित कर लिया। आगे देखिए कि उस मौर्य शासक का नाम बताइए जिसने यूनानी मित्र सम्राट से मीठी मदिरा, अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था, तो वो सम्राट बिंदुसार ने यह आग्रह किया था। आगे देखिए कि विशाखदत्त का जो ग्रंथ मुद्रा राक्षस है वो किस भाषा में लिखा गया था, तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जो विशाखदत्त का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे देखिए कि मौर्य शासकों के बारे में जानकारी देने वाला प्रथम संस्कृत में लिखित अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो गिरनार से प्राप्त हुआ था, गिरनार से। अशोकावदनमाला नामक ग्रंथ में सम्राट अशोक की माँ का नाम क्या है, तो उनकी माँ का नाम सुभद्रांगी है। आगे देखिए तीसरी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता,
ठीक है। तीसरी, बौद्ध संगीत की अध्यक्षता करने वाला कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्स। ये सब बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जहाँ तक लगता है मुझे आपको याद रख लेना चाहिए। देखिए, भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों की जन्म और मृत्यु का पंजीयन के शासनकाल में किया गया था, तो वो मौर्य काल था। विश्व के नगरों की रानी किस मौर्यकालीन शासन शहर को कहा जाता है? तो पाटलिपुत्र को विश्व के नगरों की रानी उसमें कहा जाता था। कलिंग का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? तो मैंने आपको बता दिया कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो सारनाथ का मूर्ति शिल्प स्थापत्य कला मौर्य वंश का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ लिखते हैं कि किसी भी देश के पौराणिक संग्रहालय में सारनाथ के समान उच्च श्रेष्ठ और अद्भुत कला के दर्शन बहुत ही दुर्लभ हैं। आगे देखिए कि मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? तो मौर्य काल में दान में दी गई भूमि को देह भूमि कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए कि मौर्य काल में सैनिकों को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल में सैनिकों के उच्च अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। मौर्यकालीन सेना कैसी थी? तो यूनानी लेखक ने कहा, यानी मेगास्थनीज के अनुसार, मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 घुड़सवार सैनिक, 9,000 हाथी और लगभग 8,000 रथ सवार सैनिक थे। याद रखिए, मौर्यकालीन तीर्थ कौन से होते थे जिनका जिक्र अर्थशास्त्र में किया गया है? तो यहाँ पे इस प्रश्न को मैं नहीं लिया है, संभावना कुछ हो सकती है, तो मैं इसको और देख लूँगा, शायद मुझे नहीं पता होगा इसके बारे में। आगे देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को क्या कहते थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुलिस को रक्षक कहा जाता था। भारत में मौर्य साम्राज्य कब से कब तक रहा? तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य रहा। भारत में मौर्य काल कितने वर्षों तक रहा? तो भारत में 137 यानी 137 वर्षों तक भारत में मौर्य काल रहा। आगे देख, क्या मौर्य क्षत्रिय थे? जी हाँ, मौर्य वास्तव में मौर्य वंश से संबंधित रखने वाले सूर्यवंशी क्षत्रिय राजपूत थे। बट अब सभी अलग अलग लिखते हैं, ब्राह्मण कुछ और लिखते हैं और मेगास्थनीज ने कुछ और लिखा है। इस तरीके से मतलब सभी ग्रंथों में अलग लिखा, किसी में शूद्र कहा गया है तो किसी में क्षत्रिय, ठीक है। तो बट यहाँ पर जो आखिरी माना गया तो मौर्य वंश क्षत्रिय में आते हैं। आगे देखिए कि मौर्य के राजनीतिक इतिहास के मुख्य स्रोत क्या थे? तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को उसके साम्राज्य, धार्मिक नीति, प्रशासन और उसके चरित्र को चित्रित करते हैं। मतलब इस नॉर्मल सी बात है, पूछ सकता है। और आगे देखिए कि मौर्यों और मौर्य काल के बारे में जानकारी के सबसे अच्छे स्रोत अशोक के शिलालेख हैं। मौर्य साम्राज्य के राजा या सैनिक यातायात में किन साधनों का प्रयोग करते थे? तो वो जो है उनमें बहुत पैदल भी जाते थे, अश्व भी थी, हाथी भी थी, रथ भी थी और नौसेना, ये सभी काम। नौसेना तो सबसे पहले मौर्य वंश में ही आया। मौर्य वंश में कितने राजा हुए? तो मौर्य वंश में जन्म लेने वाले मुख्य 10 राजा थे, जो कि क्रमशः हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा सबका क्रम, बट याद रख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298, फिर बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक महान। ये पूछ सकते हैं सम्राट अशोक महान का कि 269 से 232, ये पूछा जा सकता है। आगे देखिए, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशुक, देववर्मन, सत्यधन्वन, बृहद्रथ, जो कि अंतिम राजा थे, जो कि एक शुंग वंश के कोई ब्राह्मण थे, जो इनके मंत्री थे, जो कि इन्होंने धोखे से इनकी हत्या कर दी थी। मौर्य साम्राज्य का क्षेत्रफल कितना था? तो 50 लाख वर्ग किलोमीटर था। मौर्य साम्राज्य में सबसे ज़्यादा समय तक राज्य करने वाला राजा का नाम बताओ? तो सम्राट अशोक थे, जो कि 37 यानी 37 वर्षों तक उन्होंने राज किया, ठीक है। और आगे देख लीजिए मेरे मित्र, सम्राट यानी मौर्य साम्राज्य में सबसे कम समय तक राज्य करने वाला राजा तो राजा बृहद्रथ थे, जो कि 2 वर्ष तक ही शासन कर पाए थे। मौर्य साम्राज्य के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के द्वितीय शासक का नाम तो बिंदुसार, तीसरे अशोक जी। मौर्य सम्राट के तीसरे शासक का नाम तो अशोक था। मौर्य साम्राज्य के चौथे शासक तो कुणाल थे, 5वें दशरथ थे, 6वें संप्रति थे और 7वें शालिशुक थे, 8वें देववर्मन थे और 9वां सतधन्वन थे, 10वें और अंतिम शासक बृहद्रथ थे,
जो कि राजवंश के अंतिम राजा थे, जो कि सबसे कम 2 वर्ष केवल इन्होंने राज किया था। मौर्य साम्राज्य या मौर्य राजवंशों के स्रोत प्रमाण कौन से हैं? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक का अभिलेख, पुरातात्विक प्रमाण और चीनी यात्री फाहियान एवं युवान चुवाग भी द्वारा लिखित विवरण में मौर्यकालीन प्रमाण मिले हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो सम्राट अशोक के बाद कमजोर उत्तराधिकारी, सुधारों के नाम पर ब्राह्मणों को आघात, विशाल साम्राज्य, सेना पर खर्च, प्रांतीय शासकों की नीति, सम्राट अशोक की अहिंसावादी नीति, दूरस्थ राजधानी, पारिवारिक फूट, बौद्ध धर्म को महत्व और प्रोफेसर रोमिला थापर लिखते हैं कि प्रशासनिक संगठन और राष्ट्रीय भावना की कमी के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। तो बहुत सारी समस्या आ गई थी। देखिए, मौर्य साम्राज्य के 10वें और अंतिम शासक का वध किसने किया था? तो उसके सेनापति जो कि थे, जिनका नाम पुष्यमित्र शुंग था, उन्होंने ही बृहद्रथ, जो केवल 2 वर्ष ही राज कर पाए थे, उनका हत्या कर दिया। मौर्य वंश के बाद किस राजवंश, कौन सा राजवंश आया? तो शुंग वंश आया। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आए, कुषाण वंश आए, फिर सातवाहन वंश आया। ठीक है, मौर्य समाज का जो गोत्र है वो ऋषि गोत्र गौतम है। आगे देखिए कि मौर्य वंश से सबसे पहले कौन सा वंश था? तो नंद वंश था। और मूरा कौन थी? मूरा जो थी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो मूरा चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी और उन्हें शूद्र कहा गया था। मौर्य काल में टकसाल का प्रधान क्या कहलाता था? तो जो वित्त की देखरेख करते थे उसे टकसाल कहते थे। मौर्य वंश की कुल देवी मानधात्री थी। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा था। दुर्धरा के पुत्र का नाम राजा बिंदुसार था, जो कि दूसरे राजा हुए। दुर्धरा के पिता का नाम क्या था? तो महाराजा घनानंद, जो कि नंद वंश के थे। ठीक है, आगे देखिए मूरा किसकी पत्नी थी? तो चंद्र नंद की पत्नी थी मूरा। और सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है मेरे भाई? वो है कुरु राजवंश। बहुत लोग मौर्य वंश लगा के चले आते, बट सबसे प्राचीन राजवंश कुरु राजवंश है। और भी कुछ प्रश्न आप देख लीजिए कि किस शिलालेख में घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम शिलालेख में, अशोक के प्रथम शिलालेख में घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं। आगे देखिए कि बराबर गया जिला की गुफाओं का जो उपयोग है किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो वो आजीवकों ने किया। ठीक है, किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो बिल्कुल पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है और सब इसे आराम से टिक करके चले आते हैं। ये देखिए कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो जो परिशिष्ट पर्वन यहाँ पे ग्रंथ था उसमें जो है ये मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। किस पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा गया था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो ये नॉर्मल जो प्रश्न थी मैंने वहाँ पे लिया था, बट अब यहाँ पे ठीक है। देखिए किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वो टिस थे, जो कि श्रीलंका के थे। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल का शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस में किया गया है। अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में क्या किया? तो एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया? तो मागधी का उपयोग उन्होंने किया है। और सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो 13वां जो वृहद शिलालेख है वो इसमें यूज़ किया जाता है। तो मेरे मित्र आज के लिए बस इतना ही। और समझिए अगर आप इसे 2 से 3 बार देख लेते हैं और आपको याद भी नहीं होता, बस आप देख लीजिए, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपको जब विकल्प मिलेंगे तो जो इसमें से आपको दिखेगा आपको खुद याद आ जाएगा कि हाँ यही तो है। तो आप आराम से टिक कर सकते हो मेरे मित्र, और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और इसके पहले की वीडियो आ चुकी है, वो भी आपकी 4 नंबर की है। तो आज की वीडियो, कल की जो पहले बनाई गई थी 8 नंबर की वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप देख लीजिए मेरे मित्र। और मैंने 326 मार्क्स कैसे प्राप्त किया था तो उसके लिए आप चाहें तो नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक दे दिया गया है। तो ऐसे ही पर डे आपकी 4 नंबर की क्लासें आती रहेंगी और जल्दी दिन में 2 भी क्लासें आएंगी। बट पढ़ना उतना ही जितना मैं कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ना है यार। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।